I cannot speak English very properly because my mother tongue is Hindi, and my understanding of nationalism is कि मातृभाषा मेरी हिंदी है, आपकी नहीं है, इसलिए हम आपके ऊपर हिंदी नहीं थोपें। हमारा नेशनलिज्म का यही परिभाषा है। और मॉडरेटर साहब कह रहे थे कि मतलब मारिएगा मत, हम लोग बहुत मॉडरेट रहेंगे आपके प्रति। हमारा नेशनलिज्म ये भी कहता है कि आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और अपोजिट थॉट के प्रति जो है आप मॉडरेट रहिए, तो हमारा नेशनलिज्म ये भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने शुरू किया है नेशनलिज्म, बताइए आप हमारे सर का अपमान कर रहे हैं। सर ने बताया, अभी बताया ना उन्होंने, कि नेशनलिज्म का इतिहास इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि हो सकता है कि उसकी शुरुआत अयोध्या से होती हो, तो उसकी शुरुआत हम कहाँ करेंगे सर। एक सर ने कहा कि इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। सर मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है कि पोलियो ड्रॉप के साथ नेशनलिज्म का भी ड्रॉप, पहले जो है गर्भवती महिला को टीका लगाया जाए और जब बच्चा पैदा हो जाए तो 2 बूंद जिंदगी के और 2 बूंद राष्ट्रवाद। साहब मेरी क्या विसात कि मैं नेशनलिज्म पे बात कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से मैं नेशनलिज्म की बात कर सकता हूँ, और वो रेफरेंस पॉइंट मेरे पास, मेरे लिए ना आप हैं, ना आपकी किताब है, ना आप हैं, ना आप हैं, ना आप हैं, ना मैं हूँ, ना ये है। मेरे लिए वो पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका प्रीएम्बल, जिसमें उसका जो फर्स्ट लाइन है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 125 करोड़ 125 करोड़, वो सारे 125 करोड़ लोग उसमें शामिल हैं। और हम लोग स्कूल में 15 अगस्त को प्रभात फेरी करते थे, मॉर्निंग वॉक उस टाइम का, तो उसमें हम लोग एक नारा लगाते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बाद में जब जेएनयू आए तो पता चला कि इसके अलावे भी धर्म है इस देश में, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अगर आइडेंटिटी की बात करेंगे तो कम से कम तो 1,000 प्रकार के ब्राह्मण ही होंगे इस देश में। इतनी जो हमारी आइडेंटिटी है, उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नेशन का जो वो परिभाषा और नेशनलिज्म का वो परिभाषा कि किसी भी सूरत में आप अपने नेशन को सर्वश्रेष्ठ समझिए, हिंदुस्तान का नेशनलिज्म तो उसे नहीं डिफाइन किया जा सकता। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि नेशनलिज्म का डिस्कोर्स लेफ्ट और राइट की डायकोटोमी और उस बाइनरी में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन नेशनलिज्म का वो डिस्कोर्स जिसमें वननेस को थोपा जाए, उसमें भी उसको नहीं समेटा जा सकता है। ये बिल्कुल 2 अलग बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। और नेशनलिज्म मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ यही नहीं है साहब, ये 5 स्टार होटल है, यहाँ बढ़िया लाइट में हम लोग नेशनलिज्म डिस्कस कर रहे हैं। इसी वक्त जो है कोई मजदूर जो है, कोई किसान जो है खेत में पानी पटा रहा होगा उस फसल के लिए जिसमें हम लोग अभी जाकर के डिनर करेंगे, वो उसका नेशनलिज्म है। इस देश के अंदर खेत में काम करने वाले लोग और जवान सीमा पे जो बंदूक लेकर के खड़े होते हैं, किसी के भी नेशनलिज्म को ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता है। इस देश के अंदर जो प्रोफेशन है आपका, चाहे आप मजबूरी में चुने हो या आपका चॉइस हो, हर कोई कहाँ क्रिकेटर बन पाता है साहब। तो आपको जो प्रोफेशन मिला है, उस प्रोफेशनल इथिक्स के साथ जब आप अपने नेशन को बेटर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, यही नेशनलिज्म है। और अब ज़्यादा पुराना यदि जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हिंदुस्तान का इतिहास इतना पुराना है, बेचारा नेशन स्टेट तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, कल परसों की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले मल्टी नेशंस थे, अंडरस्टैंडिंग था नेशन का। नेशन जो है वो एक रियलिटी हो सकती है, वो स्टेट का एक फॉर्म हो सकता है,
लेकिन नेशनलिज्म का कंटेंट इंडियन सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व हुआ है। उसको यदि हम एक कलर के साथ रिड्यूस करना चाहते हैं, यही पॉपुलिज्म है। ये जो नेशन का एजेंडा है, जिसमें हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके राइट्स की जो बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जो लिबर्टी की बात की गई है, उस लिबर्टी को यदि हम अपने आइडियाज़ के साथ रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यही पॉपुलिज्म है। अब देखिए कि ढोकला मेरा खाना हो सकता है, लेकिन अगर हम देश के प्रधानमंत्री हो जाएं तो हम ये कहें कि पूरे देश के लोगों को ढोकला खाना पड़ेगा। और इंडियन नेशनलिज्म के हिसाब से जब प्रधानमंत्री कह रहा है, या कोई भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी, आप उस चीज़ को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को सर हमने नहीं शुरू किया है, सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपने पॉपुलिस्ट एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सीधा सा सवाल है। सर का जो है, हम कभी कभी ट्विटर देख लेते हैं, तो सर ने कहा कि खालिश नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। हम भी यही कहते हैं सर, देश कोई हलवा थोड़ी है कि कोई आकर के नारा लगा देगा और हमारा नेशनलिज्म ब्रेक हो जाएगा। इतना कमज़ोर नेशनलिज्म हिंदुस्तान का तो नहीं हो सकता है। 5000 साल का हमारा इतिहास है और उस इतिहास के साथ ही ये नेशनलिज्म डेवलप हुआ है, तो ऐसे तो नहीं टूट सकता है। तो क्या वो एंटी नेशनल है, या लोगों से वादा करके कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और डिमोनेटाइजेशन करके 100 लोगों की जान ले लेते हैं, ये एंटी नेशनल है? ये सवाल पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री को रीराइट करना और नेशनलिज्म को रीडिफाइन करना, ये करंट रूलिंग क्लास का पॉपुलिज्म है। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। भाई साहब, ताजमहल कौन बनाया सबको पता है, ताजमहल कौन बनाया इससे हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे लिए इंटरेस्ट की बात यह है कि ताजमहल का वो छोटा सा मॉडल अगर अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते हैं तो वो खुश हो जाती है, खुद को मुमताज़ और मुझे शाहजहां समझने लगती है। क्या आप इस पूरे के पूरे इतिहास को इस तरीके से रिड्यूस करना चाहते हैं? एक गए सीएम साहब, नाम नहीं लेंगे, नाम लेना मना है आजकल, क्या पता गौरी लंकेश की तरह यहाँ भी गोली चल जाए, तो वो गए घूमने के लिए तो वहाँ झाड़ू लग गया। पॉपुलिज्म है। आप अगर हिस्ट्री को रीराइट करने की बात करेंगे तो इससे पॉपुलर एजेंडा और क्या हो सकता है? लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशनलिज्म ये है कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कभी सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में भी घूमना चाहिए जहाँ वहाँ भी झाड़ू लगना शुरू हो जाए। सिर्फ संसद भवन में झाड़ू लगेगा, वहाँ तक नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को रिड्यूस मत कीजिए। इस देश के अंदर सभी लोग स्वच्छता के साथ, और स्वच्छता के साथ साथ समानता के साथ अपनी सोसाइटी में अपनी राइट को एक्सेस कर पाएँ। ये जो एक्सेसिबिलिटी है, उसकी राइट की जो बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वहाँ से ही हमको नेशनलिज्म को डिफाइन करना चाहिए। और आज ये जो पॉपुलिज्म है, यह पॉपुलिज्म हमारे नेशनलिज्म के की जो हिस्ट्री है, जो ये वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और कहते हैं डेंजर टू लिबरल ऑर्डर, हम कहते हैं छोड़ दीजिए लिबरल और छोड़ दीजिए कंजर्वेटिव। हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा सोशल ऑर्डर ही डेंजर में चला गया है। एक सवाल मैं यहाँ पोज कर रहा हूँ, सुबह सुबह उठ करके जो लोग हाफ पैंट पहन करके राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, उनकी जगह पे मंत्री तो कोई और नारायण राणे बन रहा है, जो है कांग्रेस में भी मंत्री था। सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बात किसी भी आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को टारगेट करने की बात नहीं है। अगर आपके अंदर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, चाहे वो लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो, वो जो आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को आज डिवेल्युएट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आप एक प्रिंसिपल राइट विंगर हो सकते हैं, आप एक प्रिंसिपल लेफ्ट विंगर हो सकते हैं, लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हो सकता है कि आपको कोई स्पेस नहीं मिले। और यदि आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के कमिटेड हैं और क्रिटिकल हैं उस स्टेट पावर के साथ या किसी भी पावर के साथ, चाहे वो पार्टी की ही पावर क्यों ना हो, आपको उसी तरीके से साइलेंस कराया जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि लिबरलिज्म को बचाना सिर्फ राइट के लिए ज़रूरी नहीं है सर, लेफ़्ट के लिए भी ज़रूरी है। और लेफ़्ट के बारे में मैं एक बात कह दूँ, मैंने तो सर कोई कोट वोट तो किया नहीं है, मुझे
उतना किताब भी नहीं पढ़े हैं लेफ्ट। एक बात हम समझते हैं कि मैं क्यों लेफ्ट हूँ, विकास के दौर में हम छूट गए इसलिए लेफ्ट हैं, रोजगार के दौर में हम छूट गए इसलिए लेफ्ट हैं, अमीरी की इस होड़ में हम छूट गए इसलिए हम लेफ्ट हैं, और कास्ट स्ट्रक्चर की जो सुपरमेसी है उसमें हम छूट गए इसलिए हम लेफ्ट हैं। कभी लेफ्ट को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि आप जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट किसकी कब्र पे खड़ा होता है, किसकी चिताओं पे खड़ा होता है, इसको भी समझना चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना ये कोई भी इंसान के साथ हो सकता है। पता है सर, कभी कभी आप भी लेफ्ट हो जाते हैं जब अपनी राइट के लिए आप लड़ रहे होते हैं। इसीलिए इस तरीके का जो बाइनरी बनाने की कोशिश की जा रही है, हाँ आप कम्युनिस्ट कहिएगा हम मान लें, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। सर तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी में आपको बताते हैं, अंग्रेजी में सर अंकल ही होता है। आप भी अंकल हैं और मेरी मदर का भाई भी अंकल है, और मेरे जो बुआ का हस्बैंड है वो भी अंकल है। लेकिन हिंदी में अगर मामा को फूफा बोल देंगे तो सारा रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। शब्द जो है, टर्मोलॉजी जो होती है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, और मैं समझता हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के यदि हम डिटेल में जाएं तो लिबरलिज्म को हमेशा डायलेक्टिकली किसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या वो इंसान लिबरल नहीं है? किसी पुरातन समय की अगर बात कर लें, जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा है। आज तो सर लिबरल होने का यही मतलब है कि आप यदि अथॉरिटी हैं और आप अपने पावर को इलीगली इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो आपको चैलेंज करना और आपके अंडरस्टैंडिंग को आइडियोलॉजिकली काउंटर करना, ये लिबरल दायरा है। और इस लिबरल दायरे में वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबके राइट और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि, और मैं कहता हूँ, कोई लोग नहीं बोले कि हम लिबरल हैं कि नहीं हैं, हम एकदम दावे के साथ कहते हैं कि हम लिबरल हैं, और बार बार हम लिबरल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं हम लिबरल होते हैं और कहीं हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। जब हम विमेन राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम लिबरल हो जाते हैं, जब गे राइट्स की बात आती है तो वहाँ हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। एक ही इंसान जो है वो अलग अलग प्रैक्टिस में, जब उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो उसका कैटेगराइजेशन भी बदल जाता है सर। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज जो एक्सप्रेशन के ऊपर अटैक है, राइट टू ओपिनियन जो आपका है, राइट टू चॉइस जो है, उसके ऊपर जो अटैक है, ये पूरे के पूरे सोशल ऑर्डर को डेंजर में डालता है, और लिबरलिज्म तो ऑब्वियसली डेंजर में है। थैंक यू कन्हैया जी। एंड